हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जो आपका ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर बच रहा है क्लास 10th का। और ये इसके साथ ही वन शॉट प्रिपरेशन इस चैप्टर का भी, इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियोज अच्छी लग रही होंगी एंड या आपको पेपर में तो अच्छे से लिखना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बिकॉज ये क्या करता है आपका, ये रॉ मटेरियल को क्या करता है, प्रोडक्ट में बनाता है। किस में बनाता है? कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो देखो, सीधी सी बात है कि जब भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस होने के, किसको प्रोसेस करेंगे? रॉ मटेरियल को। यानी रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस करके जब गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, डेट मीन्स मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सिंपल सा केस है। एग्जांपल ले लो आप, मान लो कि आपने वीट लिया है ना। अब वीट है, वीट को किस में, आपको फ्लोर में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, और उसका फिर आप क्या ब्रेड बनाते हो, या फिर आप जो भी एक्स्ट्रा जो होटल्स में यूज किए जाते हैं ना। तो देख रहे हो आप, वीट का जो प्राइस होगा, इस ये क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या हुआ, इसका हम प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाकर क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है? मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि क्या है, कॉस्ट ज्यादा दे रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है ना। तो जब ये ज्यादा होगी तो फिर ये क्या देगा? बेनिफिट देगा, यानी प्रॉफिट देगा। क्या देगा? प्रॉफिट देगा। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जनरली इस फील्ड में जो भी काम करते हैं वो लोग क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश गुड्स में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कार हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज हो गई, ये सारे क्या है आपके? सेकेंडरी सेक्टर्स है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री को, अगर आप किसी भी इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फोकस करिए। अगर वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फोकस डेवलप्ड हो रहा है, दैट मीन्स उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अच्छी हो रही है। उसका रीजन है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, ये एक तरीके से क्या देगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा। और जब पीपल को, सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, जब पीपल्स को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, तो उनके पास क्या आएगी? इनकम। इनकम मतलब मनी। मनी को फिर क्या करेंगे वो? गुड्स या प्रोडक्ट्स में खरीदने में लगाएंगे, है ना। जिससे क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो जब किसी भी इकोनॉमिक कंट्री की स्ट्रेंथ देखनी हो, तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि वहां की, उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या होगी। जैसे अभी बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर क्या है? बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलरली। बैकबोन है बेसिकली। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? बैकबोन है। अब उसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है? सिर्फ ये देखो, सिंपल सी बात है। आपने एग्रीकल्चर देखो, पहले आपने देखा होगा बैलों का यूज किया जाता था खेतों को वो करने के लिए, है ना। लेकिन आज नई नई क्या टेक्नोलॉजी आ गई है ना। टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, नए नए अप्लायंस आ गए हैं, है ना। वो सब क्या हो रहा है? खेतों में यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खेतों में यूज हो रहे हैं। तो ये जो नए अप्लायंस आए, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, या नए प्रोडक्ट है, वो क्या है? वो किसकी वजह, वो क्या काम हो रहा है? वो एग्रीकल्चर में ही तो लगेगा, इनपुट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इनपुट के फॉर्म में एग्रीकल्चर में लगेगा। जिससे क्या होगा? हमारे यहाँ फिर क्या होगी? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, है ना। प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। तो इसने सिर्फ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को सिर्फ मॉडर्नाइज ही नहीं किया है, ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमी बनी है। ठीक है, ठीक है, मॉडर्नाइजिंग विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इसने क्या किया कि भाई, आपने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सुना होगा। ठीक है, ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या आता है? उसमें मतलब ये होता है कि लाइक, मान लो एक खेत में दो ही लोग की जरूरत है, लेकिन उस फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने क्या किया? इस खेत में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये कंप्लीटली एफिशिएंसी से अपना काम कर पा रहे? क्योंकि वो दो ही आदमी का काम था दिन भर के लिए, बट यहाँ पे 10 लोग कर रहे हैं। इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये केस आ जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये क्या करता है। एक तरीके से आपको पहला तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है, दूसरा कि जो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर उसको डिक्रीज करके किसमें दे रहा है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की तरफ जॉब प्रोवाइड करा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये क्या है, एक तरीके से प्री कंडीशन है किसको, इराडिकेशन। इराडिकेशन किसका, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हटाना है तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, इसीलिए आपको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इंडिया में देखते हैं आप। ठीक है, जो कि क्या करता है, रीजनल डिस्पैरिटीज को ब्रिंगिंग डाउन डाउन करता है, वो ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करके, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। मान लो कोई बड़ी कास्ट का भी है, कोई छोटी कास्ट का भी है, कोई अलग ट्राइब का, कोई अलग ट्राइब का है, लेकिन सबको एक ही जगह काम करना पड़ेगा। तो रीजनल डिस्पैरिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब बात करें एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स के। ठीक है, ये क्या एक्सपेंड करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स और ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। सीधी सी बात है, जब भी आप मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन इनकम आएगी, है ना, फॉरेन करेंसी। ठीक है, आपका क्या, फॉरेन करेंसी आएगा। फॉरेन करेंसी जब आपका एक्सचेंज होगा तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शुरू होना चाहिए, शुरू हो जाएगी। बहुत सारी कंट्री होती है जो रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश गुड्स में बदलती है ना, हम्म, जिसकी वैल्यू हायर वैल्यू एंड प्रोस्पेरस होती है। मतलब सीधी सी बात है कि यार रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उस प्रोडक्ट की इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो भाई जितना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाइंग कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे, उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है। मैंने अभी पहले ही बताया कि क्या है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करा कैसे भैया, इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, इन सब का यूज कहाँ पे हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है। लेकिन किसके थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू। किसके थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू। इंडस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें क्या है, बना रही है ना, प्रोडक्ट बना रही है ना, जिसका यूज किसमें हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है। किसमें यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो ये चीजें होती है। इस तरीके से क्या है कि जब इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो एग्रीकल्चर खुद ब खुद क्या होगी, डेवलप होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट डे ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री को क्या मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटेटिव होना पड़ेगा, है ना। सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना ही एनफ नहीं है, उसका रीजन ये है क्योंकि यार देखो, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कंपटीशन बढ़ चुका है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो चुका है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है ना। तो फिर आपको भी अपनी क्वालिटी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा और कम्पिटेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर पाओ, compete कर पाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल के बेस पर देखें तो दो तरह का होता है, एग्रो बेस्ड और एक होता है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में देख रहे हो कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क। मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील होगा। मेन रोल के हिसाब से अगर बात करें, या की इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री। की इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जो क्या करता है, आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। और कंज्यूमर इंडस्ट्री का क्या काम है, जो वो रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। जैसे आपको देखो, बेसिक की इंडस्ट्री में क्या आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग हो रहा है। फिर इन्हीं का क्या यूज किया जाएगा, क्या बनाने में, बड़ी बड़ी मशीनें, फैंस, एक्सवाइजेड बनाने में काम करते हैं। तो ये बेसिक और की इंडस्ट्री हो गया, ये आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया, जहाँ से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। यही जो प्रोडक्ट होता है ना, ये बेसिक और की इंडस्ट्री वाला, ये मार्केट में सेल डायरेक्ट नहीं होगा, ये कंपनीज को ही जाएगा। कहाँ जाएगा, कंपनी को ही जाएगा, जिससे वो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाकर फिर वो मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ यूनिट, वो कितना है, पीरियड ऑफ टाइम के चेंज होता है, वो 1 करोड़ है। कितना है, 1 करोड़ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर्स होगी जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैंडल करते हैं, जैसे टिस्को, बजाज, डाबर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होगी जहां पर आपको गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ऑल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है भाई, ये कुछ प्रोड्यूसर या सप्लायर्स या लेबर्स, मतलब वर्ड, कुछ ग्रुप्स का पीपल्स होता है जो कि क्या है, कोऑपरेटिव बनाकर उसका
लाइक वो वहां से इंडस्ट्री डेवलप करते हैं और प्रॉफिट्स लाइक कंप्लीटली शेयर होता है, लॉस कंप्लीटली शेयर होता है एक दूसरे के बीच में। इस तरीके से काम करती है। लाइट एंड बल्क वेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो तरह, एक हैवी होता है जो आपका क्या होगा, लाइक आयरन एंड स्टील हो गया। लाइट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हल्को आपको हल्के, जैसे लाइक आपका इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज हो गए, है ना। हैवी इंडस्ट्री वाला आप थोड़ा सा इसको बेसिक इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका एलिमेंट्स मेल्टिंग, एलिमेंट की क्या होगा, कंज्यूमर इंडस्ट्री को दिया जाएगा, तो ये हैवी इंडस्ट्री में वही चीज कहलाएंगी, है ना। मतलब जनरली कहा जाएगा, ऐसे हमेशा नहीं होगा। एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो लाइक ये देखो, एक सिंपल सा केस लिया, फाइबर प्रोडक्शन। ड्राई फाइबर का क्या होगा, आपका उसको स्पिनिंग की जाएगी, स्पिनिंग करके यार्न बनेगी, यार्न का फिर क्या होगा, वेव नेटिंग होगा, वेव नेटिंग होने के बाद फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक से फिर क्या होगा, डाइंग एंड फिनिशिंग होगा, फिनिश करने के बाद गारमेंट बनेगा, और फिर गारमेंट आपका मतलब एक तरीके से डाइंग एंड फिनिश होने के बाद गारमेंट मैन्युफैक्चर, फिर गारमेंट आपका बनेगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया, तो ये भी क्या है, एक तरीके से देखो सिंपल सी बात, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहला क्या प्रोवाइड करेगी, जॉब क्रिएट करेगी, क्या करेगी, जॉब क्रिएट करेगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, जीडीपी ग्रोथ कैसे करेगी मैंने पीछे ही बताया अभी। एंड तीसरा कि आपका क्या है, सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी, क्या बनाएगी, सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी, सेल्फ रिलायंट बनाएगी। ठीक। तो ये होता है आपका कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, ये देखो आप पढ़ सकते हो, हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स यूज की जाती थी। 18th सेंचुरी का पावर लूम्स आए यूज में, है ना। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या सफर्ड हो, लिमिटेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या है कि जो लोकल वो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर आपके छोटे मोटे जो व्यापारी बिजनेसमैन है, उनको क्या लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ compete नहीं कर पाते। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल कहाँ पे सेटअप हुई थी, मुंबई में 1854 में। दो वर्ल्ड वॉर लड़े गए यूरोप में, ठीक है, और इंडिया का था बिग ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो इंडिया, यूके में क्या थी, क्लोथ की डिमांड थी, तो भाई वो कैसे डेवलप होगी, फिर इंडिया से ही तो जाएगा वो प्रोडक्ट। तो इंडिया क्या थी उनके लिए एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, क्या थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी। तब देखोगे कि धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब कंसंट्रेटेड होती चली गई, जहाँ पे आपका कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, है ना, वो इसका रीजन है। देखो अगर जहाँ पे ना आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है, वहां पे अगर आप कंपनी खड़ी कर देते हो, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें का फायदा होता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच जाता है, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, फिर वहाँ पे एक मार्केट क्रिएट हो जाती है ना, मार्केट डेवलप हो जाती है, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा खासा होता है, फैसिलिटीज इंक्रीज कर दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू भी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है आपका, कॉटन को एक बेल्ट पे है महाराष्ट्र एंड गुजरात में, है ना, इनके डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक, आप देखो, जैसे अब ये क्रिएट, ये इंडस्ट्री ने क्या किया, एक तरीके से क्रिएट कर दिया डिमांड सपोर्ट फॉर मैनी अदर इंडस्ट्री, बहुत सारी अदर इंडस्ट्री के लिए भी क्या कर दिया, एक तरीके से डिमांड सपोर्ट खड़ा कर दिया। लाइक केमिकल एंड डाइज हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, इंजीनियरिंग वर्क्स हो गया, ये चीजें में आ जाती है। तो अभी देख रहे हो एग्जाम्पल्स दे रखा है महाराष्ट्र के बारे में, इतना हमें नहीं जानना है क्योंकि हम समरी है, हम पेपर के तहत रिवाइज कर रहे हैं। जूट टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का एंड जूट गुड्स का, ठीक है। और सेकंड प्लेस पर एक्सपोर्टर में मतलब बांग्लादेश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद हम है। हमारी जो मोस्ट ऑफ द मिल, जो मिल्स है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, मेनली हुगली रिवर के पास, नैरो बेल्ट है वहां पर। जो फर्स्ट जूट मिल था वो सेटअप हुआ था कोलकाता में 1855 में एट रिसरा, रिसरा में। जब इंडिया 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो जूट मिल्स इंडिया में ही रहेगी, बट जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थी वो कहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई, यानी उस टाइम के पूर्वी पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, तो पहला था कि जो आपका प्रॉक्सिमिटी, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, ठीक है, इनएक्सपेंसिव वाटर, भाई वाटर इजीली मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा, है ना। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे था वहां पे, क्या था, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे था, रोडवेज था, वाटरवे था, क्योंकि इजीली फैसिलिटेट कर देता रॉ मटेरियल्स को मिल्स तक लाने में। अच्छा खासा पानी की मात्रा थी जिससे कि आप प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल क्या कर पाए, प्रोसेस कर पाए। चीप लेबर वेस्ट बंगाल से मिल जाता था या अदर स्टेट से मिल जाता था वहां के, लाइक आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया एंड उत्तर प्रदेश हो गया।
कलकत्ता क्या है, एक लार्ज अर्बन सेंटर है जो कि आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज क्या है, प्रोवाइड कराता है। इजीली आप क्या कर पाते थे, जूट का एक्सपोर्ट कर पाते थे, है ना। तो इस तरीके से आपका काम होता था। अब ये कुछ एरियाज दे रखे हुए हैं यहाँ पर आपके कॉटन टेक्सटाइल्स के, आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ये आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हो एक तरीके से। इसके बाद आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुबली विशेष हमने पढ़ लिया। ये क्या, एक रिपीटेड मोड में आ गया क्या? अच्छा, चलो कोई नहीं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा शुगर इंडस्ट्री की। किसकी? शुगर इंडस्ट्री की। तो देखो शुगर इंडस्ट्री क्या है, सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है, ठीक है, इस मामले में। लेकिन ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडेसरी, ठीक है। यानी इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। शुगर में वर्ल्ड प्रोड्यूसर में क्या, सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर आप गुड़ एंड खंडेसरी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाता है? फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। ये जो रॉ मटेरियल तो बल्कि होते हैं, क्या होते हैं? बल्कि होते हैं, है ना। और ये मिल कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 60% जो मिल्स है ना वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये सीजनल नेचर का होता है इंडस्ट्री, और बेसिकली ये आइडली कोऑपरेटिव सेक्टर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन पिछले कुछ सालों में जो मिल्स का शिफ्ट कंसंट्रेशन है, वो साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में इजिली मूव किया है उसका, स्पेशली महाराष्ट्र। इसका रीजन ये कि जो केन प्रोड्यूस प्रोड्यूस होता है ना यहाँ पर, उसके अंदर हायर सुक्रोज कंटेंट होता है। क्या होता है? हायर सुक्रोज कंटेंट होता है। और कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर लॉन्गर क्रशिंग सीजन। और कूलर क्लाइमेट की वजह से क्या है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन होता है। तो इस एरिया में कोऑपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू बिहार एंड यूपी के। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसकी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसमें पहला आपका क्या आ जाएगा, जो मिनरल्स और मेटल्स यूज करते हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। उसमें पहला आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये बेसिकली क्या है, एक बेसिक इंडस्ट्री है। क्या है? हैवी, मीडियम एंड लाइट जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए। स्टील्स यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। देखो अब यहाँ पे ना, अगर आप देखो कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। आयरन स्टील का एक हैवी इंडस्ट्री है, मैंने बताया था कि हैवी इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री ये क्या होंगे, ये आपका एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो अब ये जनरली क्या है, आयरन स्टील हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि ये सारे रॉ मटेरियल है ना, एज वेल एज फिनिश गुड्स, ये हैवी और बल्कि होंगे, है ना। देखो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, 4:2:1 के रूप में। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज भी इनमें रिक्वायर्ड की जाती है क्योंकि स्टील को क्या करना होता है, हार्ड करना होता है। क्या करना होता है? हार्ड करना होता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। आप छोटा नागपुर में देखोगे आप, आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री है वो ज्यादा ही अच्छे से ग्रोथ की हुई है। इवन यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ आयरन और मिल जाता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है। अब जो ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ की वो भी क्या है, ज्यादा है। देखो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्टील होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट होगा रॉ मटेरियल कहाँ पे, प्लांट में। फिर आयरन ओर को मेल्ट किया जाएगा, लाइमस्टोन को फ्लक्सिंग किया जाएगा, है ना। स्लैग को रिमूव किया जाएगा, कोक को बर्न किया जाता है कोर में। फिर यहाँ से आपका क्या होगा, पिग आयरन, मोल्टन मटेरियल, मोल्टन जो मटेरियल होगा ना वो एक मोल्ड में रख के तो एक तरीके से ट्रांसफर किया, तो उसको पिग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे एक बर्तन टाइप होगा उसमें मान लो कर दिया गया है ना वैसे। फिर क्या होगा, पिग आयरन का क्या होगा, प्यूरिफाइड किया जाएगा, मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग की जाएगी, है ना। फिर मैंगनीज, निकल, क्रोमियम को ऐड किया जाएगा और फिर आपका आपका मेटल आ जाएगा, मतलब लाइक आपका स्टील आ जाएगा। रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। ये एक थोड़ा सा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। इसका है कि ये लाइट, ये हल्का होता है, रेजिस्टेंस टू, हमने अभी पीछे स्टील का पढ़ा, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। कोरोजन को रेजिस्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलेबल होता है और स्ट्रांग होता है जब इसको अदर मेटल के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाए तो, है ना। इसका यूज आप एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स में यूज करते हैं ना। ये आपका सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है, किसके, स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड, कई इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना।
अब एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। तो ये इस मतलब एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ा कि एल्युमिनियम के बारे में पता है, उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल, लाइट होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट के रूप में भी हम इसका यूज कर रहे हैं अभी। बॉक्साइट के बारे में अगर बात करें तो ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है स्मेल्टर के फॉर्म में, ठीक है, स्मेल्टर के लिए। ये भी वेल बल्कि डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है एल्युमिनियम को, है ना। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, दो फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए। एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भाई रेगुलर सप्लाई हुई इलेक्ट्रिसिटी की। दूसरा, रॉ मटेरियल वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे इजिली प्रोवाइड हो जाए। तो ये केस है, देख रहे हो आप, ये आपका स्टील बन रहा है। 4 और 6 तो ये आपका एल्यूमिनियम है ना, आई थिंक। ये भी 4 और 6 टन ऑफ बॉक्साइट से आपको क्या है, 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम, 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है, इन दोनों से। देखो, ये बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम है, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो एल्यूमिनियम रिफाइनरी में क्या होगा आपका, ये होगा, और फिर आपका क्या बनेगा, क्रोलाइट, मोल्टन मेटल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। जो मोल्टन मेटल है ना, वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी देंगे 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ एन ओर। और उससे हमारा क्या बनेगा, आपका एल्यूमिनियम बनेगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा। तो ये सिंपल से प्रोसेस है। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी आपका क्या है, डाइवर्सिफाइंग है, लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ पे काम करती है। दो तरह की होती है, इनऑर्गेनिक एक होती है और एक क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक में आपका क्या होगा, लाइक फर्टिलाइजर बनाने में काम होगा, सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम होगा, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट, डाई स्टफ, ये सब क्या है आपको लाइक इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर आ जाता है। Why do you think it's so? Organic chemical includes petrochemicals, which is used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubbers. ठीक है, ये जनरली क्या होता है, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स कहाँ पे है, ओल्ड रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास ही होते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री खुद के ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली आपका क्या प्रोसेस में जब जाती हैं, तो वो फिर इंडस्ट्री एप्लीकेशन के रूप में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट के लिए भी यूज होती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें, इसके एनपीके आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे, इवन डीएपी भी आता है जो आपका यूज किया था फर्टिलाइजर्स के रूप में। देखो, जो प्रोडक्शन हमारा है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, मेनली यूरिया का है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट को क्या डीएपी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएपी। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरेट के एंड पोटाश के। मैंने बात की ना एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाश। आपका जो पोटाश है ना, वो जनरली हमारे देश में नहीं अवेलेबल है, या कमर्शियली उतना वायबल नहीं है। हमें क्या है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्री है वो एक्सटेंड करी, ठीक है, एक्सपैंड करी, लाइक गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। इसने लगभग हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा था, ठीक है। और अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर भी थे, लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में जाना। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी पता है कि भाई सीमेंट इंडस्ट्री किस लिए यूज होता है भाई, हाउस, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स, इन सब बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, सीमेंट का। इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इसको चाहिए बल्क एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, ठीक है। कोल और इलेक्ट्रिक पावर जो है क्या है, वो नीडेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल और इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका है जो फर्स्ट सेटअप प्लांट चेन्नई में, वो कब है, 1904 में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो भाई जहाँ पे ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स फॉर्म करते हैं ना, तो ये इंडस्ट्री कहाँ पर है, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जमशेदपुर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसमें आपको बहुत सारे इंडस्ट्री कवर होते हैं, लाइक टेलीफोन, टेलीविजन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, ये सारे इसी में आ जाएंगे। और बेंगलुरु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है जनरली। डिफरेंट आप स्टेट्स देख रहे हो कहाँ कहाँ पर है बेसिकली। तो जनरली जो ग्रोथ होता है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो किस, अगर ग्रोथ हो रही है इनके अंदर, तो सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री भी क्या है,
वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये देखो केबल का फॉर्मेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल, अब थोड़ा सा पॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? पॉल्यूशन के बारे में। देखो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ऑब्वियस है क्योंकि इससे क्या है, लैंड वाटर एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जनरली पॉल्यूशन क्रिएट करती है, एयर वाटर लैंड एंड नॉइस। कैसा कैसा? एयर, वाटर मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें। एयर पॉल्यूशन क्या है भाई? प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन अनडिजायरेबल गैसेस। तो अनडिजायरेबल गैसेस एयर में होंगी तो वो फिर क्या है, वो आपका पॉल्यूशन का ही काम करेंगी। किसका काम करेंगी? पॉल्यूशन का ही काम करेंगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स जो कि क्या है, डिसीज क्रिएट करते हैं, लाइक सॉलिड हो गया, लिक्विड पार्टिकल, डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज क्या है? स्मोक एमिटेड बाय केमिकल पेपर फैक्ट्री से एमिटेड होता है, पहला चीज। ब्रिक किल्स, रिफाइनरी एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स, यानी सीधी सी बात है यार, पॉल्यूशन यहाँ से क्रिएट हो रहा है। अब इवन टॉक्सिक गैस भी लीक हो जाता है, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हमने जाना है कि टॉक्सिक गैसेस लीक हुआ था उस टाइम पर। और एयर पॉल्यूशन क्या है आपका? ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इवन आपका प्लांट्स, बिल्डिंग या पूरा हॉट एटमोस्फेयर सबको क्या कर देगा? पॉल्यूट कर देगा। वाटर पॉल्यूशन का भाई, रिवर्स में जब फ्लो कराया जाता है एफ्लुएंट्स का या इंडस्ट्रियल वेस्टेज का, क्योंकि क्या है, वाटर को भी क्या करता है? नुकसान करता है, ठीक है। और एक तरीके से वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ लाइन्स है, एक्वेटिक लाइफ उसको भी कम्प्लीटली क्या है, डिस्ट्रॉय करता है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर क्या होता है कि जब हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री थर्मल प्लांट, उनको डायरेक्टली किस पे ड्रेन किया था? रिवर या पॉन्ड्स पे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी कॉज कैंसर। क्या होता है? कैंसर्स होते हैं, है ना। बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिस कैरेजेस भी होते हैं थर्मल पॉल्यूशन से। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन तो भाई क्लोजली रिलेटेड है ना, तो वो तो फिर होंगे ही होंगे। इवन रेन वाटर percolates to the soil carrying the pollutant to the ground and the groundwater also get contaminated. रेन वाटर क्या करता है? जो भी पॉल्यूटेंट कैरिंग किया रहता है ग्राउंड, वो ग्राउंड वाटर में जब जाता है, ग्राउंड वाटर भी क्या होता है? कंटामिनेटेड हो जाता है। क्या होता है? कंटामिनेटेड हो जाता है। नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, ये तो इरिटेशन और एंगर तो लाता ही है, कभी कभी ब्लड प्रेशर और उनकी हार्ट रेट भी बढ़ा देता है ना। तो अनवांटेड साउंड जनरली क्या है आपका? इरिटेंट होता है, ये बहुत ही इरिटेंट होता है आपका। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉ, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये सब क्या है? लॉट ऑफ नॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है भाई? तो पहला देखो यार, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाना है ना, तो यूज ऑफ वाटर, मिनिमम यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग करके आप मैक्सिमम जो वाटर बचा सकते हैं उसका फिर आप यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। हॉट वाटर और इन्फ्लुएंस को पानी में डालने से पहले उसको क्या करना? कूल करना, या 3 फेसेस में उसको डिवाइड कर लेना, लाइक प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, जिसमें आपका स्क्रीनिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, फ्लोकुलेशन होगा एंड सेडिमेंटेशन होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, जिसमें आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट किससे होगा? बाय बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अब थोड़ा सा बात करते हैं, तो ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर जो है आपका, ठीक, वहां पे आपको क्या आ सकता है? रेगुलेटेड लीगली, भाई रेगुलेट किया जा सकता है। एयर के पार्टिकुलेट मैटर के लिए क्या है? फिल्टरिंग, स्मोक टैक्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के फॉर्म में, फैब्रिक फिल्टर्स के रूप में, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स के रूप में। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस। स्मोक को भी क्या है भाई, रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑयल और गैस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर कोल ना यूज करके हम अगर ऑयल या गैस का यूज करें तो स्मोक को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। मशीनरी या इक्विपमेंट्स यूज किए जा सकते हैं विद साइलेंसर के साथ, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, ठीक। एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करी जा सकती है ना, ऐसे मशीनरी का सेटअप किया जाए, रीडिजाइन किया जाए और नॉइस को क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए, ठीक। नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाए जाते हैं लाइक ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, जिससे कि क्या हो, पॉल्यूशन, जो साउंड नॉइस पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चैलेंज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भाई? तो पहला ना, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न, यही आपका चैलेंज है। क्या है?
इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। एनटीपीसी शो करता है एक पावर मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है, इसको आईसो सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है, फॉर ईएमएस एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, ये क्या करता है, एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच लगाता है, लाइक प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक वाटर ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल। जहाँ पे भी सेटिंग करता है पावर प्लांट्स की, तो वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि क्या साउंड पोल्यूशन में भी हेल्प करता है, नॉइज पोल्यूशन में भी हेल्प करता है, आपका एयर पोल्यूशन में भी क्या प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड द एटमोसफेयर को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, बाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज किया जाए बाय मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। ग्रीन बेल्ट लगाया जाए, चारों तरफ क्या है पेड़ और लगाया जाए, जिससे कि क्या हो, वो चीजें पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट किया जाए, ऐश वाटर साइक्लिंग सिस्टम लगाया जाए, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, जिससे आप पॉल्यूशन को क्या कंट्रोल कर सकते हो, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो पावर स्टेशन पे, ठीक है। तो ये होता है आपका रामागुंडम प्लांट। तो अगर आप, ये आपका क्या है, आपका ग्रीन बेल्ट बनाया जाता है, मतलब प्लांट्स चारों तरफ से लगाए जाते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन क्या हो, कंट्रोल हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, दैट्स वाई थोड़ा गला सब ऐसा है, बट या अच्छा समझ में आया होगा आपको। एंड थैंक्स टू ऑल।